नमस्कार, मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में बात योजना आयोग, उसके अंत और उसके विकल्प की। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार अफवाहों को विराम देते हुए घोषणा कर दी कि योजना आयोग को अब समाप्त कर दिया जाएगा। मोदी सरकार का ये अब तक का सबसे बड़ा फैसला है। अब सवाल ये है कि इस फैसले से पैदा होने वाला शून्य कितना बड़ा होगा और उसे कैसे भरा जाएगा। क्या योजना आयोग के विकल्प की पूरी योजना तैयार हो चुकी है या अभी ये सिर्फ एक विचार है जिसका विस्तार किया जाना बाकी है। घोषणा के बाद सरकार की ओर से सिर्फ एक ट्वीट आया है और जनता से सलाह मांगी गई है। खबरें ये हैं कि नई व्यवस्था में 8 सदस्यों का एक थिंक टैंक काम करेगा। जनता से सीधा संवाद अच्छी बात है, लेकिन स्टेक होल्डर से अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। राज्य सरकारों से भी कोई बात नहीं हुई है। उनके सामने अभी कोई प्रस्ताव भी नहीं दिया गया है। नए कमीशन के कार्य क्या होंगे, उसके अधिकार क्या होंगे, पुरानी व्यवस्था से ये कैसे अलग होगा, सभी इस रूपरेखा की प्रतीक्षा में हैं। ऐसी अनिश्चितता की स्थिति में योजना आयोग की वर्तमान स्थिति क्या है, उसके किए जाने वाले कार्यों की स्थिति क्या है, आज बहस इसी मुद्दे पर। और आज इस मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ हैं किरीट एस पारेख, चेयरमैन हैं इंटीग्रेटेड रिसर्च एंड एक्शन फॉर डेवलपमेंट में, और इसके अलावा 2004 से 2006 के बीच में आप योजना आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। इसके अलावा 5 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में आपको आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के तौर पर काम करने का अनुभव भी है। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पूर्व वित्त राज्य मंत्री और कांग्रेस में राज्यसभा के सांसद जेडी सीलम साहब हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं सोमपाल शास्त्री, पूर्व कृषि राज्य मंत्री हैं और पूर्व योजना आयोग के सदस्य रह चुके हैं। एनडीए के दौरान में आप योजना आयोग के सदस्य थे, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ स्टूडियो में एक और खास मेहमान जेएनयू में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अरुण कुमार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ योजना आयोग के एक और पूर्व सदस्य अरुण मायरा जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पर तमाम युवा नौजवान हैं जो अलग अलग स्टेट्स के रहने वाले हैं, दिल्ली में पढ़ाई करते हैं। उनके इलाके में किस तरह की समस्या है और वो योजना आयोग के बारे में क्या सोच रखते हैं, इनसे भी करेंगे चर्चा। लेकिन फिलहाल एक खास रिपोर्ट। एक नए इंस्टीट्यूशन को हम निर्माण करेंगे और बहुत ही जल्द योजना आयोग की जगह पर ये नई इंस्टीट्यूट काम करे, उस दिशा में हम आगे बढ़ने वाले हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री ने इस संस्था पर विराम लगाने का ऐलान किया। इसके साथ ही भारत में आर्थिक नियोजन के एक खास विचार और दशकों पुरानी परंपरा पर पर्दा गिर गया। पुराने घर के रिपेयरिंग में खर्चा ज्यादा होता है, लेकिन संतोष नहीं होता है। फिर मन करता है अच्छा है कि नया ही घर बनाते हैं। पुराना घर इसलिए गिरा क्योंकि 2014 के जनादेश नए घर के लिए हैं, मगर पुराने मॉडल के पैरोकारों के मन में कई अंदेशे हैं। Planning Commission is also a kind of a think tank. You know, it has a reflective role in India's polity. It needs to step back and take a detached look. If I heard the Prime Minister correctly, he was talking about scrapping it lock, stock and barrel, and that is a very bad idea. ये एक बहुत ही रैश स्टेप मैं मानूंगा कि आप अगर सिर्फ यूपीए की तमाम संस्थाओं को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं तो वो मुझे लगता नहीं कि एक देश के हित में होगा। सचमुच कुछ सवालों के जवाब अभी सामने नहीं हैं। मसलन योजना आयोग सुव्यवस्थित विकास का खाका तैयार करने के साथ साथ केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और केंद्र तथा राज्यों के बीच आर्थिक संसाधनों का हिस्सा तय करता था। उसकी गैर मौजूदगी में संसाधनों का बंटवारा कौन करेगा? अगर ये काम वित्त मंत्रालय संभालेगा तो क्या इसके लिए जरूरी विशेषज्ञता उसके पास है? कहा गया है कि निर्देश और नियंत्रण के सिद्धांत पर चलने वाले योजना आयोग की जगह राष्ट्रीय विकास सुधार आयोग यानी एनडीआरसी बनाया जाएगा। मकसद राज्यों को सशक्त करना है, लेकिन ऐसा है तो योजना आयोग को भंग करने के बारे में सभी राज्यों के विचार क्यों नहीं लिए गए? क्या प्रस्तावित एनडीआरसी वित्त मंत्रालय की एजेंसी के रूप में काम करेगा? और ऐसा हुआ तो क्या वित्त मंत्रालय के हाथों में अधिकारों का अति संकेंद्रण नहीं होगा? क्या बेहतर नहीं होता कि योजना आयोग को भंग करने का ऐलान नई संस्था की रूपरेखा की घोषणा के साथ होता? इसके बिना सरकार ने जो तरीका अपनाया, क्या उसे एडहॉक करना गलत है? अगर योजना आयोग के सारे कार्य धीरे धीरे एनडीआरसी को सौंप दिए जाएंगे तो क्या योजना आयोग को खत्म करने के पीछे मकसद सिर्फ एक वैचारिक संदेश देना है? योजना आयोग देश के आर्थिक विकास को नियोजित ढंग से दिशा देने के मकसद से बना था।
नए दौर में अर्थव्यवस्था में न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप का विचार हावी है। शायद योजना आयोग इसी बदलाव का शिकार हुआ। मगर अहम सवाल ये है कि क्या नए मॉडल से सचमुच देश के वास्तविक, समग्र एवं सर्वांगीण विकास का रास्ता निकलेगा? तो ये तमाम वो सवाल हैं जो उठाए जा रहे हैं योजना आयोग को ख़त्म करने के साथ ही। लेकिन इसके अलावा दरअसल जो योजना आयोग की पहल थी, उसका मैंडेट क्या था, उसके कार्य क्या थे, वो किस तरह से फंक्शन करता था, ये मैं आपको उन 7 बिंदुओं के ज़रिए बताना चाहती हूँ, दरअसल जिनके बारे में बार बार सवाल उठाए जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। देश के प्राकृतिक, आर्थिक, मानवीय और तकनीकी संसाधनों का मूल्यांकन करना, उसमें अगर संसाधनों की कमी हो तो उसके संवर्धन की संभावना भी तलाशना। दूसरा मैंडेट था कि संसाधनों के मूल्यांकन के आधार पर परियोजनाएं बनाना और रणनीति तैयार करना ताकि संसाधनों का अधिकतम यानी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सके। प्राथमिकता के आधार पर योजना बनाना, ये बताना कि कितने चरणों में इसे लागू किया जाए और हर चरण के मुताबिक संसाधन का निर्धारण करना। चौथा मैंडेट ये था कि उन कारकों का पता लगाना जो विकास की राह में बाधा बन सकती हैं और ये बताना कि मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से उन पर सफलतापूर्वक अमल कैसे किया जा सकेगा। योजनाओं की सफलता के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्धारण करना ताकि हर चरण में योजना की सफलता को सुनिश्चित किया जा सके। हर चरण में काम की प्रगति का मूल्यांकन करना और नीतियों की समायोजना का सुझाव देना। और आखिरी जो इसका मैंडेट है, जो 7वां मैंडेट है, जिसको 7वां फंक्शन भी हम कह सकते हैं, ऐसी अंतरिम या अनुषंगी सिफारिशें करना जो उसे सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उचित हो अथवा वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों, चालू नीतियों, उपायों और विकास कार्यक्रमों पर विचार करते हुए या फिर परामर्श के लिए केंद्रीय या राज्य सरकारों द्वारा उससे सौंपी गई विशिष्ट समस्याओं की जांच के बाद उचित लगती हो, यह सुझाव देना। तो ये वो बिंदु हैं जिसके आधार पर योजना आयोग अपना काम करता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब इस योजना आयोग की ज़रूरत नहीं रह गई थी? सवाल आपसे है सोमपाल शास्त्री जी, क्या वाकई अब योजना आयोग, ये जो हमने 7 बिंदु पढ़े, ये जो 7 मैंडेट पढ़े, इन 7 मैंडेट पे किसी पे खरा नहीं उतर रहा था? क्या अब वो बिल्कुल अप्रासंगिक हो गया था, इसलिए इसको ख़त्म करना ज़रूरी हो गया था? सबसे पहले तो मैं आपको इस बात का साधुवाद देना चाहता हूँ कि जो इसका मूल निर्देश पत्र था, उसके ये 7 बिंदु आपने लिखकर बता दिए। क्योंकि अब तक जितनी भी चर्चाएं योजना आयोग के संबंध में, उसकी भूमिका या उसकी आवश्यकता अनावश्यकता के संबंध में हुई हैं, ये चीज़ें बहुत कम कही गई। मैं ज़रूर कहता रहा हूँ। तो ये सामने आया सारे देश के, और सब लोगों ने देखा, इन नवयुवकों सहित। ये जो 7 बिंदु हैं, इनके बारे में मेरी आलोचना न केवल अब, बल्कि जब मैं योजना आयोग में नहीं था और संसदीय समितियों में था तब भी, और जब मैं 5 वर्ष तक योजना आयोग का सदस्य रहा 1999 से 2004, तब भी अपनी आंतरिक व्यवस्था में और अंतरंग चर्चाओं में ये बात मैंने उठाई थी कि इन 7 निर्देशों का पूर्ण पालन कभी भी योजना आयोग ने नहीं किया। तो आलोचना सबसे पहली योजना आयोग की ये नहीं है कि ये आवश्यक है या अथवा अनावश्यक है। सबसे पहली आलोचना ये है कि इन 7 निर्देशों का योजना आयोग पूर्णतः पालन नहीं कर पाया, केवल आंशिक किया और कुछ का तो बिल्कुल नहीं किया। एक सवाल ये है कि जब आपने उस समय भी सवाल उठाया था, तमाम मतलब जो गैर सरकारी चर्चाएं थी उसमें भी और आंतरिक चर्चाएं थी, सरकारी चर्चाएं थी उसमें भी, तब उन सिफारिशों को, उन सुझावों को क्यों नहीं माना गया? ये खाली योजना आयोग से ही संगत सवाल नहीं है। बहुत सी हमारी सिफारिशें ऐसी हैं, ये सेलम साहब भी रहे हैं संसदीय समितियों में, जो सर्वसम्मत सिफारिशें, अनुशंसाएं हैं उन संसदीय समितियों की, और योजना आयोग में भी बहुत सी ऐसी हैं जिनका पालन नहीं किया। यही तो आलोचना है। जब उस ओरिजिनल मैंडेट का भी नहीं किया, निर्देश का, हमने जो लिखा उसका भी नहीं किया। इसमें एक बात मैं लाना चाहता हूँ कि बहुत विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, मेरे तो साथी रहे हैं विश्वविद्यालय में, और फिर योजना आयोग में हम साथी सदस्य थे, श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, विश्व प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी, एक नोट तैयार करके योजना आयोग में दी थी। उस समय यही बातें कही थी। उसके बाद जब वो डिप्टी चेयरमैन बने, क्योंकि सदस्य का तो एक सीमित अधिकार है, हम कह सकते थे बात, मुख्य जो कार्यकारी है अधिकारी, वो तो जो उपाध्यक्ष होता है, डिप्टी चेयरमैन, तो जब वो रहे 5 साल बैठे रहे, उसी तरह से उस प्लानिंग कमीशन को, योजना आयोग को चलाते रहे जैसे पुरानी लीग पर चलता था। तो योजना आयोग को जो काम दिया गया था उसको उसने सुचारू रूप से अपना कर्तव्य उस पर
आप कह रहे हैं, बार निष्पादन बार ये नहीं कहते किया। रहे हैं कि योजना आयोग को जो मैंडेट था, जो काम दिया गया था, उस पर वो खरा नहीं उतरा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो कमियां थी, क्या उसे दूर नहीं किया जा सकता था, या अब वाकई योजना आयोग नाम की संस्था की उपयोगिता नहीं रह गई थी? मैं उसको थोड़ा सा और आसान कर दूं तो इस इंस्टीट्यूशन का कोई यूज नहीं रह गया था। नहीं, मैं ये बात के साथ सहमत नहीं हूँ। ये बात सच है कि द वे योजना आयोग फंक्शन, इसमें कहीं दिशा में जो फंक्शनिंग था वो सातों ओरिजिनल मैंडेट्स के कंसिस्टेंट नहीं था। लेकिन ये जो ओरिजिनल मैंडेट्स थे, इसमें से कहीं मैंडेट्स ऐसा है जिसकी आज भी ज़रूरत है। तो ये नहीं है कि आज बिल्कुल ये मैंडेट की ज़रूरत नहीं। देश में क्या व्हाट आर आवर रिसोर्सेज, हाउ इम्पोर्टेंट दे आर, ये तो is a task we need to do it all the time, because the importance of different resources also change when the परिस्थिति बदलाती रहे, इसके लिए ये भी बदलते जाते हैं। जब ऑयल देखिए, क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत सस्ते और आसानी से मिल रहे थे, तब सोलर एनर्जी कितनी है और इसकी क्या क्षमता है, इसकी बहुत ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज हमको ये सोलर एनर्जी का क्या हमारा देश में व्हाट इज़ द पोटेंशियल, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये जानना ज़रूरी है। सो पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज ये करना ज़रूरी है, और इसमें किसकी कौन सा रिसोर्स की कितनी अगत्य है नहीं, लेकिन ये सवाल ये है कि क्या ये योजना आयोग का जो मैंडेट था और जो आप ज़रूरत बता रहे हैं, वो योजना आयोग, मौजूदा योजना आयोग कर रहा था? प्लानिंग कमीशन वो काम कर पा रहा था कि नहीं कर पा रहा था? प्लानिंग कमीशन कहीं चीज़ों ऐसी करती थी जो इसी 7 माह से किसी में नहीं आ रहा है। और ये बात में सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ ये थी कि वो स्टेट प्लान्स को काफ़ी उनको रिव्यू करते थे, एडिट कर इसका मॉनिटर कर रहे थे। ये बात इसमें है ही नहीं। लेकिन काफ़ी दृष्टिकोण से वो इट वाज अप्रूविंग स्टेट एक तो वो था जो सैद्धांतिक मैंडेट था जिसको हमने पढ़ा, लेकिन एक व्यवहारिक मैंडेट था जिसमें ये था कि केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों का बंटवारा कैसे हो, वित्त मंत्रालय और मंत्रालयों के बीच में जो खींचतान है उसको कैसे बैलेंस किया जाए, और ये पता किया जाए कि दरअसल हमारे देश में कितना ह्यूमन कैपिटल है, कितना और दूसरे प्राकृतिक संसाधन है, और टेक्निकल कैपिटल कितना। इन तमाम चीज़ों को एक जगह, एक मंच पर ले आया जाए और उस पर विचार किया जाए कि दरअसल हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमारे पास संसाधन है कि नहीं है। ये व्यवहारिक चीज़ें थी। लेकिन मैं इस चर्चा में आगे बढ़ती हूँ। अरुण मायरा जी, जैसा कि अभी किरीट साहब ने कहा कि योजना आयोग बहुत सारे ऐसे काम कर रहा था जो मैंडेट में भले नहीं था लेकिन वो व्यवहारिक था, लेकिन बार बार ये सवाल फिर भी उठाए जाते रहे कि सही अप्रोच, सही टूल का इस्तेमाल क्या कर पा रहा है? क्या 21वीं सदी की ज़रूरत के हिसाब से योजना आयोग चल पा रहा है? क्या आप मानते हैं कि 21वीं सदी के हिसाब से ये चल पा रहा था? आपने अच्छे सवाल पूछे हैं। एक ऐसी कोई संस्था की ज़रूरत है देश में, जैसे ये प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी, 64 साल हो गए हैं। आप सब लोग कंफर्म कर रहे हैं कि कुछ बॉडी की ज़रूरत है, कुछ संस्था की ज़रूरत है। उस संस्था को क्या करना चाहिए, उसका कार्य क्या होना चाहिए, इस पे भी बात होनी चाहिए। और ये हमने ये पिछले 5 साल जब हम प्लानिंग कमीशन में थे, तो हमने प्रधानमंत्री से मैंडेट लेके लोगों से पूछा कि अगर हमारे पास ऐसी संस्था नहीं होती, हम ऐसी संस्था शुरू करते, और अगर शुरू करते उसका कार्य क्या होता। तो जवाब हमको मिला, ऐसी संस्था की ज़रूरत है, परंतु सब लोग ने यही कहा कि इसकी योग्यता जो है, जो हमारी अभी प्लानिंग कमीशन है, ये बहुत कम है ज़रूरत के अनुसार, इसलिए देश को फायदा नहीं मिल रहा है। मायरा साहब, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपकी इसी बात से उभर कर आता है। 2009 में जब आपको लाया गया था, तब मैंडेट यही था कि नई ज़रूरत के हिसाब से किस तरह से योजना आयोग को ढालना है। सवाल ये है कि आप लोगों ने कहा कि आपने लोगों से सजेशंस भी मांगे, लेकिन क्या उन सजेशंस पर अमल किया गया, उसको फॉर्मुलेट किया गया? क्या जो प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करने की बात हुई है, एबॉलिश करने की बात हुई है, वो क्या झटके से किया गया कोई फैसला है, या फिर पूरी तरह से योजना बनाकर प्लान तरीके से किया गया फैसला है? यहाँ 209 के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने यही भी कहा कि 60 साल हो गए हैं, ये प्लानिंग कमीशन बदली नहीं है, और लोग कह रहे हैं कि इस प्लानिंग कमीशन को या बंद किया जाए या इसको बहुत
बदलाया जाए। जी। उन्होंने भी यही कहा। फिर हमने बड़ी सिस्टमैटिकली सवाल पूछे लोगों से, स्टेक होल्डर से, कि ऐसी संस्था की ज़रूरत है, नहीं है, इसका कार्य क्या होना चाहिए। तो आपने कहा, फिर उसके बाद प्लान बना, वो प्लान दिया गया मनमोहन सिंह जी को कि ये संस्था को ऐसे बदलना चाहिए, और मोन्टेक सिंह आलूवालिया जी को भी। और ये हाल पे हम रह गए कि ये इस साल में अपना टर्म पूरे करने से पहले हमने वो सब नोट बना के लिखा प्राइम मिनिस्टर जी को, मनमोहन सिंह जी को, कि ये हमारा जवाब है, ये करना है इस संस्था को। परंतु किया नहीं गया। और कोई कह रहे थे कि डिप्टी चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर का ही, वो तो है एग्जीक्यूटिव, इनके जो करना है उनको ही कराना है। और तो फिर आप ये कह रहे हैं कि अब ये सही वक्त आ गया था कि आप लोगों ने जो सजेशन दिया उसको झटके से लागू किया जाए। आपके कहने का मतलब ये है क्या? एक वर्ड में अगर आप जवाब दे सके तो हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद लौटेंगे इसी सवाल के साथ। मायरा साहब। बिल्कुल, हमारे पास प्लान है, अच्छा प्लान है, उसको इम्प्लीमेंट करना है जी। और हम यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, चलिए आपका सुझाव और आपका प्लान क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद आप दोनों से भी करेंगे बात। सीलम साहब, अभी आपने मायरा साहब को सुना, आप ही की सरकार ने उन्हें योजना आयोग का सदस्य बनाया। वो कह रहे हैं कि हमने सुझाव दिए, हमने लोगों से राय मांगी, हमने पूरा एक खाका तैयार किया, लेकिन आपकी सरकार वो हिम्मत नहीं कर पाई कि बार बार ये कहते हुए कि उसके अप्रोच में, उसके टूल में बदलाव लाने की ज़रूरत है, नए वक्त के हिसाब से चलने की ज़रूरत है, मगर बदलाव की पहल नहीं कर पाई और इसलिए आज ये स्थिति है। सुधार करना एक प्रक्रिया है, एक इट्स नॉट एन इवेंट, इट्स अ प्रोसेस। आपने ठीक कहा, 7 जो पहले जो रखा गया 64 इयर्स पहले, बहुत परिवर्तन हो गया। मैं समझता हूँ आज भी मैंने देखा 15 years back he was a member, 10 years back he was member, 5 years back he was member. For 15 years we have seen the उनका जो फीलिंग हमने देखा। नहीं, मैं महसूस करता हूँ इस 7 मुद्दे, आई थिंक दे आर बीइंग रिसोर्सेस को खोजना, प्लान करना, कैसे प्लान इंप्लीमेंट करना, फेजेस, एंड देन वो डेवलपमेंट का विषय और उसका मशीनरी, देन मूल्यांकन करना, रिपोर्ट करना। दीज आर द 7 यू हैव सेड। वो चल रहा है, लेकिन जो मांग है, जो समय का मांग के हिसाब से नहीं चल रहा है। बिकॉज इंडिया एस्पिरेशन 64 इयर्स का पहले हम देखें तो उसका स्थिति अलग है, आज देखें तो बहुत सारा हमारा एस्पिरेशनल यूथ बढ़ गया, हमारा जीवन शैली में बदलाव लाया। प्लानिंग कमीशन का जो रोल, ये सब तो बातें हो चुकी सीएम साहब, बात ये है मैं बोल रहा हूँ कि ये सब कुछ जरूरत थी तो फिर आप लोगों ने बदलाव की पहल क्यों नहीं की? मायरा साहब को इसी मैंडेट के साथ लाया गया था, लेकिन उनकी भी सलाह नहीं मायरा जी सेड बिफोर माय टर्म एंड्स, मैं हमने दिया टर्म एंड्स, अभी हुआ, अभी टर्म एंडिंग हुआ मेहरा साहब का, then it is not one day, again it has to be discussed with stakeholders, again state governments. अभी क्या है, basically 3 things are happening in planning commission. जरा मेरा जानकारी गलत है तो आप करेक्ट कीजिए। 3 हो रहा है, एक फ्रेमवर्क बनाना, डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, प्लानिंग, कैसे इसको देश को जो बदले हुए स्थिति को, सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ को हम बढ़ाना, और ग्रोथ विथ जस्टिस। See, our perspective also is changing according to the changing needs. पहले ये नहीं था, अभी ग्रोथ एवरीवेयर, ग्रोथ को बढ़ावा देना और वो ग्रोथ का फल होगा सबको जाना। कि जब इतना अच्छा काम कर रहा था तो इसका मतलब योजना आयोग को एबॉलिश करने की जरूरत ही नहीं है। जो एक के फ्रेमवर्क, दूसरा जो बजट प्रोविजंस, हमारा मांग बहुत है, पैसा कम है, उसको ठीक ढंग से वितरण करना बिटवीन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट्स, ये दूसरा काम है। तीसरा, इवैल्यूएट करके रिपोर्ट करना, आज भी वो काम हो रहा है। लेकिन जो सुधार लाने के लिए हमने भी बोला, हमारा वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब बोला, बहुत विल्डी हो गया, अनविल्डी हो गया, इसको थोड़ा रिस्ट्रक्चरिंग करना है, इसको यू कैनॉट थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर। सुधार अनिवार्य है, सुधार करके
ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम पीपल्स इनएक्शन यू कैनॉट अभी तक जो प्रधानमंत्री जी का बयान आया, पहले कुछ रूमर्स थे, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का बयान आया और बयान के बाद एक ट्वीट आया और उसके बाद 2-3 दिन पहले ये खबरें आई कि एक 8 मेंबर का थिंक टैंक काम करेगा। ये 3 चीज़ें बस अभी तक देश की जनता को पता हैं इसके बारे में। लेकिन क्या आपको लगता है ये 3 चीज़ें पर्याप्त थी योजना आयोग के एबॉलिश करने की घोषणा के लिए, या इससे पहले और ज़्यादा प्लानिंग करने की ज़रूरत थी? या मैं ये भी जानना चाहती हूँ, मैंने मायरा साहब से भी पूछा, आपसे भी पूछना चाहती हूँ, आप आर्थिक विशेषज्ञ हैं, कि क्या वाकई हमने अपनी प्लानिंग कर ली है कि हमें किस तरह से योजना आयोग की जगह कोई और दूसरी संस्था ले आनी है? ये तो बात साफ है कि अभी तैयारी नहीं हुई है और इसीलिए पूछा जा रहा है और इसीलिए ये एक बड़ी चर्चा इस समय शुरू की है सरकार ने कि किस तरह से करें, आगे क्या करें। लेकिन मैं 3 बातें कहना चाहूँगा कि हम सब प्लानर्स हैं। हाँ? मैं एक इंडिविजुअल के तौर पे अपने घर बनाना चाहता हूँ तो प्लान करता हूँ कैसे सेविंग करूँ और कैसे घर बनाऊँ। बच्चे की शिक्षा है तो उसके लिए प्लानिंग करता हूँ। मैं अगर एक कंपनी हूँ तो मैं प्लान करता हूँ कि मैं कैसे मार्केट शेयर बढ़ाऊँ, क्या नए प्रोडक्ट्स बढ़ाऊँ वगैरह। तो ये सब तरह की प्लानिंग होती है समाज में। लेकिन जो सेंट्रल प्लानिंग है, जो हम प्लानिंग कमीशन का काम था, वो एक और बड़ा काम था। वहाँ पे एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन का काम था। सेंट्रल कोऑर्डिनेशन का काम क्यों जरूरी था? क्योंकि एक समय जो होता है ना, इसको हमें समझना पड़ेगा। हम हरदम वर्तमान में है और भविष्य जो है वो आगे है। भविष्य के बारे में हमें पता नहीं, उसके बारे में अनसर्टेनिटी है और वो अनसर्टेनिटी के चलते हुए क्या होता है कि हम चीज को जो समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए, क्या गलत होगा, क्या सही होगा। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, इसको एक दिशा देने के लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती है अर्थव्यवस्था में। और ये आप देखिए, जो एक गरीब देश है, जब सन 47 में आजादी मिली तो उससे हमारा सेविंग्स रेट सिर्फ 8% के करीब था। तो सेविंग्स बहुत कम थी, लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी कि हम एक यूरोपियन कंट्री की तरह मॉडर्नाइज कर लेंगे। तो वो पैसे कहां से उठाएं, कैसे खर्च करें, सारा एक विजन देना था। तो पहले 3 प्लान में तो विजन हुआ, लेकिन वो टॉप डाउन विजन था और करप्शन इतना बड़ा कि वो पैसा सही ढंग से नहीं लगा। आपने हजारी कमीशन रिपोर्ट देखी। हजारी कमीशन रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे जो बड़े बड़े उद्योगपति थे वो लाइसेंसेस कॉर्नर कर लेते थे और वो कैसे जो प्लानिंग थी उसको जो फेल करा देते थे। तो ये जो समस्या आई 66-67 के ड्राउट में, उस समय क्या हुआ कि एकदम इकॉनमी धराशायी हो गई और मुझे अमेरिका ने प्रेशर डाल के हमारा जो डिवैल्यूएशन करा दिया करेंसी का बहुत बड़ा। तो 3 प्लान हॉलीडे हुए, 67, 68, 69। तब से प्लानिंग का डाउनग्रेडिंग हुआ और उसके बाद जो प्लानिंग का डाउनग्रेडिंग हुआ तो जो मिनिस्ट्रीज और स्टेट्स वो हावी होते चले गए, तो प्लानिंग डाउनग्रेड होती चली गई और जो प्लानिंग का मेन रोल था, मुख्य रोल, वो कम होता चला गया। 1991 के बाद जब नई आर्थिक नीति आई तो मार्केट आ गया। मार्केट के चलते हुए प्लानिंग का रोल और डाउनग्रेड हो गया। आप ये मान रहे हैं कि जो प्लानिंग कमीशन का मुख्य उद्देश्य था वो डिटोरिएट होता चला बहुत गया। डिटोरिएट तो किया। आज ये स्थिति थी कि इसको बदला जाए। लेकिन पर प्लानिंग की जरूरत है क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। उस अनसर्टेनिटी को डील करने के लिए, कोई एक दिशा देने के लिए प्लानिंग की एक जरूरत है। उसको चाहे आप किसी भी नाम से करें, चाहे वो प्लानिंग कमीशन करे, चाहे कोई दूसरा वो करे, क्योंकि आपके बहुत सारे डिमांड्स हैं। अब मोदी साहब ने जैसे कहा कि 100 नए शहर बनने हैं, जो बुलेट ट्रेन हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, उन सबसे पहले तो बजट ले आना है फरवरी में। अब सितंबर का महीना आने जा रहा है। मायरा साहब, मैं आपको इसमें शामिल करना चाहूंगी। सितंबर का महीना आने जा रहा है और फरवरी में बजट आता है और उससे पहले अभी से राज्यों के साथ कंसल्टेंसी शुरू हो जाती है। शायद आप लोग को इसका ज्यादा अनुभव होगा, मैं तो सुनी सुनाई बातें कर रही हूँ। तो क्या अगर प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश करने का ऐलान कर दिया गया तो पूरी तरह से खत्म हो गया? क्या अब जो प्लानिंग कमीशन का काम था बजट से पहले का, वो सब कुछ हो रहा है या बंद हो चुका है अब? देखिए, एक तो एडजस्टमेंट की बात है कि हर साल थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि हमारा ग्रोथ ऊपर नीचे जाता है, टैक्सेस ऊपर नीचे होते हैं। ये हर साल का बजट तो फाइनेंस मिनिस्ट्री बना सकती है। देश की क्या प्रायोरिटीज़ हैं, किस सेक्टर को बढ़ाना है, और एक साल में नहीं बढ़ता है, 3-4 साल उसके पीछे पड़ना पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे होगी और कौन करेगा, ये प्लानिंग कमीशन का रोल था। ये हर साल बजट बनाने का रोल नहीं था जी। और ये सब गड़बड़ हो गई है कि प्लानिंग का मतलब हमारे देश में हो गया था बजटरी प्लानिंग, 5 साल का बजटरी प्लान। बजट बनाने के पहले कुछ औपचारिक चर्चा होता है। पहले वर्ष में कितना पैसा खर्च किया गया, कितना दिया गया, और क्योंकि उसके अनुपात से अनुसार पैसा दिया जाता है और राज्यों का परफॉर्मेंस भी उसमें शामिल होता है। लेकिन ये नहीं है वो एग्जैक्टली
बजट में रिफ्लेक्ट हो सकता है। जी। इट डिपेंड्स ऑन दी वो फाइनेंस अवेलेबिलिटी चलिए, और ग्रोथ इसका का। क्लैरिफिकेशन मुझे लगता है कि मिल चुका है, लेकिन एक और सवाल मैं जानना चाहती हूँ। किरीट साहब, मैं आप ही से पूछती हूँ, आप भी मेंबर रह चुके हैं। वो ये कि अभी जो बातें सामने आ रही हैं कि योजना आयोग लगातार ये कह रहा था कि इसमें सुधार की ज़रूरत है, लेकिन क्या सुधार के जो तौर तरीके बताए जा रहे थे वो एकदम क्लियर कट लिखे जा चुके थे और उसी रास्ते पर, उसी राह पर आगे बढ़ रही है अब ये सरकार? नहीं, देखिए, योजना आयोग has changed over the time. Planning Commission is in many different ways, and I think it has adjusted himself. For example, till 1991, before the reforms, one of the major tasks was to allocate resources to different ministries, different sectors. Now, once we liberalized, that was not required. That is no longer required. So, Planning Commission doesn't say how much steel we have to produce, how much coal we have to produce. These things it no longer does. Okay. But there is one requirement of the Planning Commission which it really has very important, and it does fulfill that, which is that, as Lakdawala, Professor Lakdawala, who was once deputy chairman, had observed, that Planning Commission is the only lobby for the poor in the country. So to function as a lobby for the poor, to function and understand the larger dimension of development, that is very critical. And what needs to be done? How do we fulfill the backwardness of some states as to others? It's gone. So I think these are the kind of issues which it does concentrate on. And if you see that 11th 5-year plan said more inclusive growth. 12th 5-year plan says faster, more inclusive and more sustainable growth. So it does keep on bringing new ideas, new understanding of what development is about, what are the country's problems into focus. Of course, it spends a lot of time in monitoring states and state plans, which is, I think, is a task which is perhaps not required to be done by the Planning Commission, and that can be done maybe better somewhere else in other ways. So some kind of a adjustment, as I said, प्लानिंग कमीशन का would be जो नया required. स्वरूप हो वो किस रूप में हो, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बाकी मेहमानों से भी करेंगे बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मायरा साहब, मैं उसी पुराने सवाल पर दोबारा आना चाहती हूँ। सवाल ये था कि सरकार ने अभी तक 3 तरह की स्थितियों को दिखाया है। एक तो ये कि प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश करने की बात कह दी गई है, दूसरी तरफ जनता से सुलह मांगे गए हैं, सुझाव मांगे गए हैं, और तीसरी तरफ 8 मेंबर की एक थिंक टैंक कमेटी बनाने की बात कही गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसको रिप्लेस करने के लिए कोई खाका तैयार किया गया है? आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने एक सलाह पूर्व सरकार को दी थी, लेकिन उस पूर्व सरकार की सलाह में क्या आप लोगों ने राज्य सरकारों के साथ कोई विचार विमर्श किया था? क्या उनसे बातचीत की थी? क्या नए कमीशन के किस तरह का कार्य होगा, उसके बारे में, किस तरह का फंक्शन होगा, उसके बारे में बात हुई थी? उनके अधिकार क्या होंगे, इसके बारे में कोई बात हुई थी? देखिए जी, वो पेपर तैयार करने में हमने कोई 3-4 साल लगाए, और उसमें बहुत बारी हमने राज्य सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स में, जब हमने मिड टर्म अप्रेजल का पूरा कंसल्टेशन किया था, उसके बाद जब अप्रोच बनाया 12th प्लान का, उसके बाद जब प्लान बना और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में फॉर्मल डिस्कशन भी हुई, परंतु ग्राउंड में, रीजन में जाके, स्टेट कैपिटल में जाके, और हमने कुछ 1000 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से भी कंसल्ट किया और कुछ 2-3 डजन बिजनेस एसोसिएशन से भी, सबसे हमने ओपिनियन लिया कि देश की प्रायोरिटी क्या है और हम क्यों नहीं सफल कर रहे हैं अपने आप को, और उसमें ये जैसी संस्था है प्लानिंग कमीशन, उसकी क्या कार्य, उसका क्या रोल होना चाहिए और फिर इसको कैसे बदलना चाहिए, ये सब कंसल्ट करके ये पेपर बना। उसके बाद फिर फॉर्मल कंसल्टेशन भी होनी चाहिए, पर वो फॉर्मल कंसल्टेशन के लिए सिर्फ तो प्रधानमंत्री कर सकते हैं, तो इसलिए हमने पेपर उनको दिया कि ये सब है, उन सब की लोगों के ओपिनियन अंदर है, हमने सिंथेसाइज करके ये एक आइडिया दिया है। तो इस आइडिया में रिप्लेस करने की बात कही गई थी प्लानिंग कमीशन को, या उसी में कुछ सुधार करने की बात कही गई थी? हमने बताया है कि क्या इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस प्लानिंग कमीशन को देश में अभी चलानी चाहिए, हाँ। और प्लानिंग कमीशन की योग्यता क्या होनी चाहिए। बात ये हो गई है कि प्लानिंग कमीशन की जो योग्यता है वो देश की ज़रूरत के अनुसार अब नहीं रही है, इसलिए गैप बढ़ गया है।
अब ये प्लानिंग कमीशन अपनी योग्यता अंदर से बढ़ा सकती है कि नहीं बढ़ा सकती है? अब इतने सालों से 15 सालों से लोग कह रहे हैं इसको रिफॉर्म करना है और 2-3 ट्राई भी हुए, पर ये हालत रही कि प्लानिंग कमीशन अंदर से अपने आप को नहीं बदल सकी, नई योग्यता नहीं बना सकी। वैसे ही लोग आते रहे, वैसे ही काम करते रहे। इसलिए लोग कह रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा ही बदलना होगा, जिसको आप कैसे कह सकते हैं कि रिफॉर्म हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है। जो अनुभव, एक्सपीरियंस, जो एक्सपर्टीज़, विशेषज्ञता और जो समन्वय का काम योजना आयोग कर रहा है और कोई भी भारत सरकार का अंग या केंद्र राज्य सरकारों का अंग उसको नहीं कर रहा है, वो वह इतनी बड़ी भूमिका योजना आयोग ने अदा की है, कोई और संस्था अभी तक नहीं कर रही है। और अगर आगे ये भूमिका हटा दी गई तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा देश का। ये बात ज़रूर है कि जो अनावश्यक कार्य योजना आयोग ने अपने ज़िम्मे ले लिए थे, जैसे एक EFC मीमो आता है, हर मंत्रालय को वहाँ देना पड़ता है, एलोकेशंस की यानी आवंटन की जो प्राथमिकताएं तय करने का मूल निर्देश किया था, वो कभी योजना आयोग ने नहीं किया। उसके क्या आधार हैं? जो मार्जिन के ऊपर संसाधन उपलब्ध है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं द मार्जिनल रूपी और कैपिटल अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, वेयर शुड इट गो? जहां उसको पूंजी का ज़्यादा रिटर्न हो, सामाजिक उत्पाद भी ज़्यादा हो, उसका लाभ हो और आर्थिक लाभ भी वहां लगाना चाहिए। उस मूल मंत्र के खिलाफ योजना आयोग करता रहा। मेरे पास उदाहरण है, अब समय के कारण दे नहीं पाता आपको। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि योजना आयोग ठीक था। योजना आयोग की मैंडेट ठीक था, योजना आयोग का फंक्शनिंग ठीक नहीं था, ये बात समझ लीजिए। जब मैं कहता हूं कि उसने पूरा नहीं किया इसलिए वो अनावश्यक हो गया, ये बात नहीं है। मेरी शिकायत ये है कि उसको वो निर्देश जो है उनका पालन करना चाहिए था। तो अब क्या करें इस अवस्था में? 3 चीज। नंबर एक ये कि जो मैंडेट उन्होंने पूरे नहीं किए उनके ऊपर पुनः जोर देकर उसको ये कहना चाहिए कि इनको पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा करें। जो नई बॉडी बने, नाम उसका क्या हो, इससे कुछ नहीं निकलता। दूसरा ये कि जो पुराने अनुभव उनको हुए हैं, अच्छे या बुरे, वो समाप्त करने चाहिए। और जो नई व्यवस्थाएं या नई आवश्यकताएं उत्पन्न हुई हैं, नई अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण के कारण, उनको समाहित करके योजना आयोग के निर्देश पत्र को विस्तारित करना चाहिए। और उसको सलाहकार के तौर पर उसकी वैधता एक और तथ्य से रेखांकित होती है, अंडरलाइन होती है, क्योंकि योजना आयोग के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री हैं। तो जब योजना आयोग कुछ कहता है तो प्रधानमंत्री को उसको या तो स्वीकार करना चाहिए या अस्वीकार करना चाहिए और फिर स्पष्ट निर्देश जाना चाहिए प्रधानमंत्री, जो सबसे बड़े कार्यकारी अधिकारी हैं देश के, कि ऐसा किया जाना चाहिए। एक बार भी साल भर में प्रधानमंत्री को समय नहीं होता योजना आयोग में बैठने का। हमने तो 5 साल में 2 मीटिंग में प्रधानमंत्री जी को देखा। अंत में जाके वो इतना बड़ा दस्तावेज, वो ऐसे हो जाता है जैसे प्रोफेसर साहब कोई अध्ययन पैदा करें। वो योजना का दस्तावेज नहीं है, वो एकेडमिक बन जाता है और उसका कोई आवश्यकता नहीं है। दिस शुड बी डन, इट इज इमिनेंट, नाउ इट इज हाई टाइम। तो किसको उपदेश दे रहे हैं? आई एग्री, मैं सहमत हूँ सोमपाल साहब का जो वाक्य बोल रहा है। इसमें 2 चीज़ें, एक एकेडमिशियंस का एक व्यू पॉइंट ज़्यादा है और जो हम प्लानिंग कमीशन को और एक मंत्रालय रूप में बनाया, वही ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज हमारा। इन माय एक्सपीरियंस प्लानिंग कमीशन वाज रेंडर्ड reduced to a mirror image of the ministry। इसलिए क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन में रोल के बजाय उनको फॉलो करना, मार्जिन कटिंग। प्लानिंग कमीशन में जो बैठता है वो पोस्टिंग, इट इज पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता है। कोई अधिकारी भी मन है। से नहीं इसलिए मेरा सुझाव ये है, जो भी मेरा साहब का रिपोर्ट जो गोप पे दिया, उसको सार्वजनिक रूप में लाए, उसमें क्या कंटेंट है और बदले हुए आर्थिक सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए ये जो सुझाव दिया वो उपयुक्त है और उसको हम अमल करके। आप लोगों की नजर में कभी नहीं आया? आप तो वित्त राज्य मंत्री थे, कभी नजर में नहीं कोई नहीं। अभी बोला ना, हम गोप्यता दिया, उसको सार्वजनिक करके एनडीसी में फिर ऑफिशियली डिस्कस करना है और राज्यों से, क्योंकि ये प्लानिंग कमीशन का महत्वपूर्ण भूमिका है, वो समांतर करना छोटा बड़ा राज्य को और पावर्टी पूर, बिकॉज फारिक साहब ने सही कहा, ये ग्रोथ विथ जस्टिस, इक्विटी,
इक्विटी जस्टिस कोई मंत्रालय अकेला नहीं कर पाएगा, एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी, एक शिखर बॉडी होना चाहिए। आप सोशल सेक्टर पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार कह रही है कि नई आर्थिक चुनौतियों दोनों के करना हिसाब है, से दोनों करना है। देखिए, दो महत्वपूर्ण चीजें छूट गई हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि बहुत संक्षेप में हाँ, बहुत संक्षेप में। एक तो ये कि जितने अधिकारियों को योजना आयोग में नियुक्त किया जाता था, वो इसको अपनी दंडात्मक पदस्थता तो मानते मैंने थे, कई जगह पढ़ा कि punishment parking posting। place बन गया और था हाँ, बाबूगिरी मजाक का। में वो कहा करते थे प्लानिंग कमीशन बीइंग यूज्ड एज ए पार्किंग लॉट। तो जो मन से नहीं आता उसको क्यों करें आप। दूसरा ये कि अनावश्यक उसके आकार का विस्तार, 20,000 से ज्यादा नियमित कर्मचारी योजना आयोग में हैं, उनकी रीजनल सेल्स और प्लानिंग और मॉनिटरिंग सेल देश भी तो बड़ा है। नहीं, उसकी जरूरत नहीं थी, उन्होंने कुछ किया नहीं। इसलिए इसको एक ज्यादा पोटेंट, छोटा, ज्यादा मैनेजेबल और न केवल थिंक टैंक और एडवाइजरी बॉडी, नया जो भी मॉडल नया है बने, उसमें उसमें ये कितने चीजें कर्मचारी आपके हिसाब से काम करने चाहिए? वो तो अभी एकदम नहीं बताया जा सकता। आज तक तो 64 साल हो गए इसको बैठाए हुए, अभी तक किसी को, मैं आपको 1 मिनट में बता दूं, उसका तो आकलन करना पड़ेगा। अभी तक तो किसी को कह पता नहीं, जिन्होंने अनाउंस किया है घोषणा, उनको नहीं पता क्या करना है। एक्चुअली इसी सवाल को तो मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि असल में ये जो रिप्लेसमेंट होगा वो किस तरह का होगा। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा करेंगे और यहाँ के पर बैठे युवाओं के सवाल भी लेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं योजना आयोग की भूमिका की। योजना आयोग को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन नई योजना आयोग यानी जो भी रिप्लेसमेंट होगा वो किस तरह से काम करेगा, इसके बारे में अभी बहुत विचार स्पष्ट नहीं है। हम अपने मेहमानों से चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब कुछ नौजवानों के सवाल भी ले लेते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे हमारी कंट्री में जुडिशरी है, चुनाव आयोग है, वो स्वतंत्र हैं तो उनका काम बेहतर है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, अगर हमारा जो प्लानिंग कमीशन है, अगर इसको भी स्वतंत्र कर दिया जाए, एक नई जो बॉडी अब जो रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो क्या ये बेटर तरीके से काम करेगा? देखिए, 1 मिनट, मेरे से पूछ रहे हैं क्या इनसे आप? सर आप No, I think you have a point. I was precisely coming to that. My only objection was why that planning commission word is नफरत क्यों है? प्लानिंग कमीशन के सुधार लाना है, जो सुधार में ये भी लाना है, ये भी लाना है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी करे तो थोड़ा स्वतंत्रता से व्यवहार कर सकता है। जी, आप भी इस पे जवाब देना। There is a basic difference in the two institutions which you have invoked, the election commission and the judiciary. Judiciary has to enforce the law and interpret the law, including at the top level, and see whether all the laws are in consonance, conformity with the basic spirit and letter of the main constitutional law. Planning Commission का जब तक ऑर्गेनिक लिंक नहीं रहेगा, तो उसकी जो प्राथमिकताएं तय करता है, जो आवंटन देता है, जो मशीनरी उसके लिए आइडेंटिफाई करता है, उसका अनुश्रवण जिसे मॉनिटरिंग कहते हैं वो करता है, वो जो योजना बनाता है, वो जब तक उसका सरकार के साथ ऑर्गेनिक लिंक नहीं होगा तो वो क्रियान्विति नहीं हो सकती। इसलिए उसको ऑटोनोमस किया जाना उचित नहीं होगा। जी, तो आप कह रहे हैं कि ऑटोनोमस किया जाना उचित है, आप कह रहे हैं नहीं है। अगला सवाल, एनडीसी कॉन्स्टिट्यूशनल है और प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इट्स ए बॉडी सेट अप बाय एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर बेस्ड ऑन अ रेजोल्यूशन ऑफ द कैबिनेट। एनडीसी कैन डायरेक्ट, एनडीसी प्लानिंग कमीशन को डायरेक्ट कर सकता है। फंक्शंस अंडर द एनडीसी। एनडीसी उसका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC unfortunately has been holding one-on-one conference, वो ज्यादा रोज होना। all the submissions that are made by the respective chief ministers and the honorable prime minister are never taken note of except marginally. पर वहाँ पे उसका रोल है कि जो कर through सकते हैं। NDC जो रोल कारगर NDC नहीं का उसका क्या मतलब? ठीक है, करना चाहिए। अगला कोई सवाल। कारगर नहीं। मैं यही कहना चाहूँगी सर कि आपने कहा कि जो हमारा प्लानिंग कमीशन है वो एक बॉडी है। जब वो बॉडी एक काम कर ही नहीं है रही है, जो प्लानिंग का उसे प्रॉपर काम दिया गया है, तो उसको क्यों नहीं चेंज करना चाहिए? जब उसके 7 मैंडेट्स दिए गए। जी, एक तो आपको ये जो आभास हो गया कि हमने ये कहा कि प्लानिंग बॉडी है वो काम नहीं कर, ऐसा हमने नहीं कहा। हमने कहा जो उसको काम दिया गया था उसकी पूरी तरह से सरंजाम नहीं दिया, उसको अंश में पूरा किया, अंश में नहीं किया। जो काम अच्छे किए हैं, ऐसे काम भी, मैंने ये भी कहा, आपने शायद सुना नहीं, कि कुछ काम योजना आयोग ने ऐसे किए जो कोई और संस्था कर ही नहीं रही है भारत में। उस दृष्टि से योजना आयोग तो जो उसके काम अच्छे, जो उसके अच्छे हुए, उनको अगली बॉडी में रिटेन करना चाहिए। जो उसने ठीक से नहीं किए उनको ठीक से करने के लिए उसको निर्देश देना चाहिए।
और जो नई आवश्यकताएं नए वातावरण में वैश्वीकरण के और दूसरे तकनीकी विकास और जो प्रबंधन के व्यवस्थाएं बनी हैं उसके आधार से जो नए काम करने वो करने चाहिए। ये एक समग्र दृष्टिकोण होगा, ये नहीं कि उसको बेकार है बिल्कुल या बिल्कुल काम करने, ये दोनों के बीच में एक सत्य है। लेकिन क्या एक सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि जो मैंडेट था वो ठीक था और मैंडेट के हिसाब से जो भी नया रिप्लेसमेंट होता है उसको काम करना चाहिए और कुछ नए वक्त के हिसाब से भी काम करना चाहिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि ये इंडिविजुअली फैसला नहीं लेना चाहिए, इसमें राज्यों को भी शामिल करना चाहिए? क्योंकि बार-बार निश्चित रूप से, और अगर आपने प्रधानमंत्री का वक्तव्य और समाचार पत्रों में जो उनके आशय छपे हैं उनसे अगर मैं जाऊं तो मैं ये पाता हूं कि उन्होंने ये बात कही है कि अभी कल के अखबार में हमने देखा कि जितने लोग योजना आयोग के सदस्य या उपाध्यक्ष रहे हैं उन सबको बुलाकर वो चर्चा करना चाहते हैं। ये भी कहा कि राज्यों से भी चर्चा की जाएगी। और मैं पुनः जोर देकर करना चाहता हूँ कि जो किसी ने कहा कि गिड़गिड़ाना पड़ता था, मैं व्यक्तिगत रूप से 5 साल के अनुभव के आधार पर आधिकारिक रूप से कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकारें जितना सुकून योजना आयोग में महसूस करते थे इतना और किसी अंग से डील करने में नहीं करते थे। एक मिनट प्लीज सुनिए। और उस समन्वय का काम और कोई संस्था नहीं कर रही है। एक बात अरुण मायरा जी ने कहा कि उनकी रिपोर्ट है, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उससे पहले बहुत सारे लोगों ने टिप्पणियाँ की हैं। प्रोफेसर राजकृष्णा ने एक बार गुस्से में आकर ये कह दिया था, दिस 5th प्लान इज नथिंग बट द 5th एडिशन ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान। वो भी इस व्यथा का ही अभिव्यक्ति थी कि ये पुरानी लीग से हट नहीं रहा है। दूसरा, जेके गैलब्रेथ ने कहा है इंडियन प्लानिंग इज नथिंग बट थेराप्यूटिक टारगेटरी। जिस ब्याध का इलाज करना उसका एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया और उसका पालन कभी नहीं किया। ये भी यही व्यथा थी। एक रिपोर्ट सरला ग्रेवाल जो पहले पीएमओ में सेक्रेटरी हुआ करती थी, जब पंत जी डिप्टी चेयरमैन थे और हम लोग सदस्य थे, उनके एक संगठन को दी गई थी। वो बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। मायरा साहब वाली मैंने पढ़ी नहीं है। अरुण शौरी जब प्लानिंग कमीशन के राज्य मंत्री थे, उनकी एक रिपोर्ट है 76 पेज की, बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। मैंने पहले भी कहा मोन्टेग सिंह अहलूवालिया जो सदस्य थे उनका एक बहुत बड़ी टिप्पणी है जिसमें हम लोगों ने भी सहयोग किया था, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन सबका संज्ञान लेकर के नए जो व्यवस्था बनाई जाए उसमें जो भूमिकाएं अच्छी रही हैं उनको समाहित रखा जाए, जो पूरी नहीं उन पर जोर दिया जाए। आप बता रहे हैं कि दशकों से ये विचार विमर्श चल रहा था और आज जाके ये फैसला हुआ है। इसका मतलब कहीं ऐसा ना हो कि नई व्यवस्था को खड़ा करने में जो शीलम साहब ने कहा, वी शुड नॉट थ्रो द बेबी आउट विद द बाथवाटर। जी, अगला 2 बातें की गई। एक तो ये कि 21वीं सदी की ज़रूरतों के हिसाब से प्लानिंग कमीशन को बदलना चाहिए, और दूसरा ये कि स्टेट गवर्नमेंट का उतना रोल नहीं होता फैसलों में। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या 21वीं सदी की ज़रूरत के हिसाब से ये ज़रूरी नहीं है कि जो संस्था पूरे देश की प्लानिंग कर रही है वो ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ हो और उसको स्टेट बल्कि डिस्ट्रिक्ट निचले स्तर तक लेके जाया जाए? क्योंकि आज से पहले तो आम आदमी को ये भी नहीं पता कि प्लानिंग कमीशन है क्या। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ही मैंडेट बताए, वो लोगों को ऑलरेडी नहीं पता थे। तो जब तक जनता इसके बारे में नहीं जानेगी और ये जनता से डायरेक्टली नहीं जुड़ा होगा, तब तक विकास कैसे होगा? जनता के बीच जाकर उनसे सलाह मशविरा करने की बात बार बार प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स करते रहे, लेकिन इस लड़की के सवाल का जवाब देना चाहते हैं। सच है, प्लानिंग कमीशन has really discussed these issues and has tried to bring as many people and as many consultations as possible. In the 11th plan it was done, in the 12th plan it is done. Lots of consultations are being made. So it is quite clear that one needs to understand what is the ground reality. But that doesn't mean that we should tell every state what exactly he should do. Many states would like to have the autonomy to discuss, to design their own activities and development. So what one can do, and that has been suggested a number of times, is that planning commission can identify that this A, B, C, D, E, F, G, these are the 6, 7, 8, 10 activities of human development, of social development that we would like to do, like you to take on, because there are some deficits in this area. But do not make allocations for each of these. Give the state a certain amount of money, resources, and say, now you decide in which one of these you want to spend how much money. That kind of freedom need to be given. And then the planning commission's task of even monitoring and other things will also go down on that basis. But there are other things that the planning commission must do, or any new body must do. We must have a vision
of development. We must really integrate not just economic but also social and environmental issues in one coherent perspective. And we also need to design policies. We need to identify policy options, because if there are different ministries looking after some elements, there is no coordination. The ministries have a short-term vision. For example, in energy sector, we used to have a separate 7-8 different ministries which were involved in it, and today we see कंसोलिडेट करने की कोशिश की जा रही है. and today we find what happened. Coal ministry doesn't produce the coal that is required to make the power sector. We have enough power capacity and yet there is shortage of power because there is no coal available. So all this coordination need to be done. The ministry जरूरी बात जो कही कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए प्लानिंग का, और इस पे एक पेपर भी लिखा गया था 1991 में. उस समय अरुण घोष जी मेंबर थे प्लानिंग कमीशन के. उन्होंने एक पेपर भी बनाया था, उनकी किताब भी निकली थी. तो उन्होंने कहा था कि नीचे से कैसे ऊपर तक बात जाए और ऊपर से कैसे उसका समन्वय बिठाया जाए, कैसे उसको कोऑर्डिनेट किया जाए. तो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का भी एक मॉडल रहा है. जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग अभी रहा है उसमें सब कुछ टॉप डाउन रहा है. टॉप डाउन का मतलब है ऊपर से निर्धारित हो जाता है क्या प्रायोरिटी रहेगी, क्या विजन रहेगा. तो बॉटम अप और टॉप डाउन, इसका दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे हो, ये एक बहुत ज़रूरी बात है. और वो जो बात जिन्होंने सवाल उठाया वो उसका एक उत्तर है. लेकिन मैं कहूँगा जो सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन आज है वो स्टेट और मार्केट का है, कि स्टेट का क्या रोल हो और मार्केट का क्या रोल हो. और जब मार्केट एक्सपैंड करता है तो स्टेट का रोल कैसे होगा कोऑर्डिनेशन में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट का रोल बढ़ जाए. और इसीलिए जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हुई है वो इसीलिए हुई है क्योंकि 1991 के बाद डिस्पैरिटीज बेतहाशा बढ़ी हैं. आप ये देखिए कि आज 0.1% लोग 50% लोगों से ज़्यादा पैसा कमाते हैं जो कृषि में हैं. तो इतनी बड़ी डिस्पैरिटी है कि एक तरफ देश में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं और दूसरे चौथे नंबर पे बिलियनर्स की संख्या है दुनिया में. जबकि जो एडवांस स्टेट जैसे जापान है, जिनकी हमसे 40 गुना ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है, उनसे ज़्यादा हमारे यहाँ बिलियनर हैं. तो ये जो डिस्पैरिटीज आई हैं इसलिए इंक्लूसिव ग्रोथ की बात आई है. और ये अगर इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है तो उसके लिए प्लानिंग की बहुत बड़ी जरूरत है. एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जैसे बिहार राज्य है, बिहार में गरीबी है, वहां पे सेविंग्स वैसे ही कम है, लेकिन जितना पैसा बैंक में जाता है उसका आधे से ज्यादा पैसा बिहार से बाहर चला जाता है. तो उनकी सेविंग भी कम है. ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा, पूरे ग्रामीण क्षेत्र नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में. और मैं एक उदाहरण बिहार का दे रहा हूं कि बिहार में तो उनकी सेविंग चली जाती है. तो जब तक एक प्लान नहीं होगी, प्लान के तहत आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे बिहार में, तो बिहार तो पिछड़ता चला जाएगा. तो इसलिए दोनों चीजों का समन्वय, जो कैसे मार्केट के उसमें स्टेट को कैसे हम आगे चलाएं. मैं चाहती हूँ अरुण महाराज जी आप भी इस सवाल का जवाब जरूर दें कि मार्केट और स्टेट के बीच में समन्वय कैसे बिठाया जाए, क्योंकि बहुत सारे विशेषज्ञों को ये डर लग रहा है कि कहीं मार्केट इस पूरी व्यवस्था में हावी ना हो जाए, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि हम पीपीपी मॉडल पे काम कर रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था प्राइवेटाइज हो चुकी है. तो इसलिए इस सवाल का जवाब चाहती हूँ मैं. बिल्कुल. पहले आपने काफ़ी सवाल ऑडियंस से लिए हैं और जवाब दे रहे हैं हमारे कोलीग्स. ये हमारी जो रिपोर्ट है जिसको हम चाहते हैं कि बड़ी डिस्कशन हो, उसमें हमने उस रिपोर्ट में ये सब जो सवाल हैं उनके जवाब भी दिए हैं कि इस 2014 जो साल है इसके आगे हम ऐसे प्लानिंग कैसे करेंगे जिसमें लोगों की भी राय हो. तो ये पीपीपी मॉडल चल रहे थे, पब्लिक प्राइवेट, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के साथ प्लानिंग करना. हमने बिल्कुल इंसर्ट किया है कि पीपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए सब मुद्दों में, एजुकेशन, अर्बन डेवलपमेंट, सिटी मैनेजमेंट, बहुत मुद्दों में जी. और ये कैसे होंगे, ये तरीके क्या हैं? क्योंकि लोग कहते हैं अगर आप कंसल्ट करते हैं तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, पता नहीं होता कि लोग क्या कह रहे हैं कि क्या कंसेंसस कैसी होगी. पर तरीके हैं. हमने देखा प्लानिंग कमीशन में कि और देश भी जो हैं, जर्मनी, स्वीडन, ब्राज़ील, अभी मलेशिया, जहां मॉडर्न टेक्निक्स कंसल्टेशन की, जिससे लोग मिलकर अग्रीमेंट कर सकते हैं, प्लान बना सकते हैं. ऐसी टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्निक्स हमको अपने देश में लानी है. ये मॉडर्न प्लानिंग हम कह रहे हैं, ये हमारा एक सोल्यूशन था. दूसरा, ये स्टेट के साथ रिश्ता क्या होना चाहिए. हाँ, स्टेट्स भी चाहती हैं कि उनको अच्छे आइडिया मिलें जिससे वो अपने लोगों का फायदा करें. परंतु अभी ऐसे है कि हम स्टेट के चीफ मिनिस्टर को दिल्ली बुलाते हैं और उनको थोड़ा लेक्चर देते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, तो वो अच्छा नहीं मानते हैं. जो कहते हैं हम एक आपके सवाल को काउंटर करना चाहते हैं. मेहरा जी देखिए, let us not denounce what we have been doing.
आपका हाथ में था सीएम साहब को एक ही I'm not denouncing, sir, please. एक ही बार बुलाने denouncing. के लिए No, एक ही बार बुलाने के लिए नॉर्मल प्रैक्टिस था, बार बार बुलाने का जरूरत नहीं था, कोई निर्देश भी नहीं था। मेरा पॉइंट है, मैं सोमपाल साहब ने भी कहा बहुत सारा रिपोर्ट्स आया है, मेहरा जी का रिपोर्ट भी है। मेरा कहना है व्हेन वो स्टेट से डिस्कस करना था और पार्लियामेंट मेंबर से भी डिस्कस करना था, एक आम राय बना के तब निर्णय करना था whether to abolish or not. This Prime Minister has announced without doing that. आप लोग मांग करेंगे कि इस पर बहस हो पार्लियामेंट में, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया था योजना आयोग, तो क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता? No, how to replace it is a different इस निर्णय की वैधानिकता को कोई चुनौती नहीं है। गवर्नमेंट इज विद इन देयर पावर्स टू डू अवे विद दिस, they can do it. लेकिन आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट में बहस हो? डिस्कस करें, सबका राय ले, स्टेक होल्डर्स। नहीं, हम बोल रहे हैं हम स्टेट्स को ज्यादा ऑटोनॉमी, स्टेट्स को उनका ऑटोनॉमी को रक्षा करने के लिए हम प्रतिबद्ध दिखाएंगे, वचनबद्ध है। वेयर आर यू शोइंग योर, यू से वन थिंग एंड डू वन थिंग। मैं इसमें एक दिस इज अनफॉर्चुनेट दैट आफ्टर डिस्कशन we can decide restructuring karo instead of amending is mending is important than ending जी। मैं इसमें एक संशोधन पेश करना चाहता हूँ, जो अभी पहले भी मैं कह चुका हूँ, दोबारा कहता हूँ क्योंकि बिंदु फिर उठा है कि प्रधानमंत्री के अभी तक के वक्तव्य और जो समाचार पत्रों में और टीवी पर समाचार आए हैं, उनके अनुसार उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि उसको बदलना चाहते हैं, दूसरी संस्था उसकी जगह खत्म करने की बात, ये गलत है भाई। ये लाइन सुनिए, ये लाइन मैं कहता हूँ इसमें अगर न पढ़े तो अनावश्यक। मेरा कहना यह है कि जो एक बात उन बच्ची ने कही ना, ग्रास रूट से क्या डिस्कस करेंगे? अच्छा छोड़िए, मान लिया आपकी बात, मैं दूसरी महत्वपूर्ण बात, वक्त नहीं है, ये बात आप कई बार कह चुके हैं। मैं चाहती हूँ एक सवाल ही ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा। नमस्कार, अगर हम पॉलिटिक्स या कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी चीज़ परिभाषित करी जाती है तो वो ये कहती है कि हम जनता की अच्छी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे, ना ही केवल एक ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। वी थिंक ऑफ अ गुड लाइफ रादर देन थिंकिंग ऑफ ओनली अ लाइफ। ऐसे ही अगर सर सोमपाल सर ने कहा कि हमारी प्लानिंग कमीशन मैंडेट करती थी बट वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती थी, ऐसे मैंडेशंस का बिल पास हुआ है, जनता को नहीं पता, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, लोग उससे अनअवेयर हैं, तो ऐसी चीज़ का क्या फ़ायदा? नहीं तो ऐसी तो सारी सरकारें भी यही कर रही हैं, तो सरकार खत्म कर दी जाए। जुडिशरी भी अच्छा काम नहीं कर दिया तो सबको मार दिया जाएगा। एक फैमिली में उनको सुधार करना नहीं तो पूरा फैमिली को खत्म करेंगे। ये थोड़ा ही परिवार में कई बार आपके साथ भी अन्याय हो जाता है, तो परिवार को आखिरी सवाल पूछिए। उसका स्वरूप और फंक्शनिंग बदलना है, बस वही। जैसे सर ने कहा कि एक चेंज लाना चाहिए, पूरी तरह एबॉलिश नहीं होनी चाहिए ये चीज, और चेंज के लिए आवाज उठानी होती है, राइट? और वहीं सर ने अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट भी किया कि हमने सिफारिशें की लेकिन सुनी नहीं गई, तो अब भी आप यही कहेंगे कि इसे एबॉलिश नहीं होना चाहिए, एक चेंज की सोचते रहे और अच्छे दिन आ जाएंगे। अगर घर में कोई आपकी आवश्यकता किसी कारण से मांग पूरी नहीं होती, आप चाहते हैं कि मैं फ़ोन ले लूं अभी उसका एप्पल का, और नहीं हो पाता तो आप घर छोड़कर भाग जाएंगे। उसके लिए प्रयास करते रहिए, घर वालों के संसाधनों का भी ध्यान रखना पड़ता है। आखिरी बात, इस पे बहस अभी आने वाले दिनों में और भी होती रहेगी शास्त्री जी, लेकिन मैं आखिरी बात यही कहना चाहूंगी कि अभी भी यहाँ पर हमारे तमाम जो आप विशेषज्ञ हैं, सबका मानना है कि योजना आयोग जैसी एक संस्था की जरूरत है, और उस जरूरत को पूरा करने के लिए जो नई संस्था लाई जाएगी उसमें भी इसके मैंडेट को शामिल किया जाना भी जरूरी है। नाम नहीं बदलना है। अगर ये सब कुछ जरूरत थी तो फिर आयोग को खत्म क्यों किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर आयोग को खत्म किया जा रहा है तो इसके पीछे क्या कोई वैचारिक संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है? आखिरी कमेंट। Sometimes creating a new institution is a lot easier than reforming an old institution. Again, as the Prime Minister said, how many times can you repair the old house? तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये अच्छा है कि पुराने घर को ढा दिया जाए और नया घर नई बिल्डिंग। पॉलिटिकल मैसेज भी है, पॉलिटिकल मैसेज ये है कि हमको नेहरूवियन पाथ बदलना है। वही तो मैंने ये कहा, पॉलिटिकल मैसेज इसका है। वही मैंने कहा कि वैचारिक संदेश देना भी शायद इसका मकसद है। अब इस चर्चा को यहीं पे खत्म करना चाहिए। Why should they want? भाषाईकरण करना है देश को। नेहरू। अब इस चर्चा को यहीं पे खत्म करने का मौका आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारी चर्चा में शामिल होने का।